स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। मान लीजिए कि आप एक IAS अफसर हैं और आपको शक होता है करप्शन का, लेकिन करप्शन का शक है मौजूदा सरकार के जमाई राजा के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? ऐसी ही कुछ कहानी है अशोक खेमका साहब की। अशोक खेमका साहब ने ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस अपनी जिंदगी के अंदर देखे हैं और उनको अपने तरीके से हैंडल भी किया है, और उनका करेज, उनका कन्विक्शन, उसकी कहानियां जो है वो अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो सुनाई जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं इन्हीं की कहानी से। दी रॉबर्ट वाड्रा केस। रॉबर्ट वाड्रा केस था क्या? तो बेसिकली रॉबर्ट वाड्रा की एक जो है वो कंपनी थी, द स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने कुछ ज़मीन जो है वो खरीदी और उसके क्लियरेंसेस जो है वो लिए एंड देन उसी को जो है वो DLF को सेल कर दिया। ये एक बड़ी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर बड़ी स्टैंडर्ड सी प्रैक्टिस है, जिसके अंदर बेसिकली जो डेवलपर्स हैं वो कुछ लैंड को खरीदते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उस लैंड का डेवलपमेंट किया जाता है, CLA जिसको हम कहते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको क्लियर किया जाता है ताकि उसके ऊपर जो है वो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन जो है वो की जा सके। तो CLA लिया जाता है एंड आफ्टर हैविंग अ CLA उस लैंड को जितना आपका खर्चा आया होता है उस खर्चे को उसके अंदर अकाउंट करके, इन्फ्लेशन को अकाउंट करके आप जो है वो अगले डेवलपर को बेच देते हो। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम थी कि CLA बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया था और रॉबर्ट वाड्रा ने जो कि ज़मीन तकरीबन 7.5 CR के अंदर खरीदी थी फरवरी 2008 के अंदर, उसको जो है वो एकदम से मैच्योर करके विद इन सम मंथ्स 58 करोड़ का जो है वो बेच दिया था। देखिए, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज वाला केस नहीं है, ये केस आपके और हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब एक जमीन का भाव 7.5 CR एकदम से इन्फ्लेट होता है विद इन मंथ्स और वो जो है वो 58 CR तक जो है वो पहुंच जाता है, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है रियल एस्टेट इन्फ्लेशन की। तो मिडिल क्लास की ये एक हैसियत जो है वो नहीं बचती कि हम और आप जो है वो अपने लिए जमीन ले सके ताकि हम अपना घर बना सकें या फिर फ्लैट ले सकें। तो हम जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इतना ज्यादा तेजी से इन्फ्लेट करते हुए जो है वो दिखाई देते हैं और सारे के सारे पैसे किनकी जेब में जाते हैं? इनकी जेब में। अशोक खेमका साहब ने इसी चीज को देखा और उन्होंने जो है वो इसी बात के ऊपर, इनके ऊपर जो है वो करप्शन के रेड फ्लैग्स जो है वो वेव करने स्टार्ट कर दिए। अशोक खेमका साहब ने कहा कि यूजुअली CLA जो है वो इतनी तेजी से नहीं आता, आपका जो है वो ऑब्वियसली अनड्यू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा होगा जिसकी वजह से CLA जो है वो इतनी तेजी से आ गया। और इसी शक की बिना के ऊपर उन्होंने पहले जो है वो लैंड ट्रांसफर्स को स्टॉल किया, देन उसके बाद जो है वो उन्होंने कैंसिल करवाया। और इसी के साथ साथ अशोक खेमका साहब ने जो इनकी स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी वाली जो कंपनी थी, रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी थी, उसके और जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उसकी इंक्वायरी खुलाई। जैसे ही इंक्वायरी को खुलाया जाता है, अगले ही दिन रात को, देखिए रात के टाइम को, इनके घर में जो है वो ट्रांसफर लेटर को भिजवाया जाता है। घर में, ऑफिस में नहीं, घर में। उस वक्त की सरकार के हाल देख लीजिए। लेकिन इनका भी कन्विक्शन था, ट्रांसफर लेटर घर पे आया, लेकिन जो भी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने जो जिसके ऊपर शक था, जिन भी डील्स के ऊपर कि यहां पे जो है वो धांधलियां हुई हैं, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो कैंसिल करवाया गया। अगले ही दिन ये जो है वो कैंसिल करवाना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट अगेन वेंडेटा में आ जाती है और इनके खिलाफ जो है वो चार्जशीट फाइल कर देती है। लेकिन फिर इवेंचुअली इन्होंने लड़ना बंद नहीं किया। 2015 के अंदर बीजेपी की सरकार आती है, चार्जशीट में कुछ था भी नहीं एंड इवेंचुअली चार्जशीट जो है वो कैंसिल हो जाती है। पहला केस कन्विक्शन का। फिर उसके बाद
उनके जो विसल ब्लोइंग है बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा में रही है। विसल ब्लोइंग का अर्थ क्या होता है? जब आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के ऊपर या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आपको ये शक होता है कि इन्होंने कुछ धांधलियां की हैं, और आप उन धांधलियों को या तो मीडिया के अंदर प्रेजेंट करते हैं या फिर जो इंटरनल मैकेनिज्म्स होते हैं उनको यूटिलाइज करके उनके खिलाफ रेड फ्लैग्स जो है वो वेव करते हैं। इस चीज को आप विसल ब्लोइंग कहते हैं। और अशोक खेमका साहब ने ऐसी विसल ब्लोइंग जो है वो बहुत जगह के ऊपर की है। जैसे फॉर एग्जांपल एचएसडीसी का इन्होंने एक स्कैम जो है वो एक्सपोज किया। ठीक है, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सीड डेवलपमेंट, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड का जो है वो काम करती है, सरकारी कंपनी है। उसके अंदर उन्होंने 10 करोड़ का जो स्कैम था वो पकड़ा, और बेसिकली इन्होंने जो है वो क्वालिटी के रिगार्डिंग जो है वो फ्लैग्स उठाए कि जो क्वालिटी किसानों को मिलनी चाहिए थी, सीड्स की मिलनी चाहिए थी, फंगीसाइड्स की मिलनी चाहिए थी, वो जो है वो क्वालिटी नहीं मिली। और उसी के साथ साथ वीट के जो सीड्स हैं उसका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से जो है वो नहीं हो रहा। इन्होंने जो पुरानी फाइल्स थी उनको भी डिग करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से कुछ रोड ब्लॉक्स जो है वो होने शुरू हो गए कॉर्पोरेशन के अंदर ही। एंड बिकॉज ऑफ दैट सीबीआई ऑल्सो इनिशिएटेड एन इंक्वायरी अगेंस्ट द अशोक खेमका कि आपकी वजह से इतना सारा जो डिपार्टमेंट का काम है वो रुक चुका है। अब देखिए, एक इंसान पूरे कन्विक्शन के साथ करप्शन के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड स्टेट की ही एक एजेंसी विच इज सपोज टू फाइट अगेंस्ट द करप्शन, वो उसी इंसान के अगेंस्ट जो केस है वो फाइल कर देती है कि इसकी वजह से पूरा का पूरा काम ठप पड़ा है, ये काम नहीं करने दे रहा। तो बेसिकली सीबीआई ने कहा कि अशोक खेमका साहब की वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं वो कॉरपोरेशन को हुए हैं। फिर उसके बाद यही मामला जो है वो कैग के पास जाता है, और कैग जो है वो इसी चार्जशीट को पूरी तरह से बेबुनियाद बताता है। फिर उसके बाद हार्टन केस। हरियाणा सरकार की हार्टन जो है वो इट इज दी सॉफ्टवेयर जो आईटी कंपनी है वो है, इनका ट्रांसफर जो है वो वहां पे कर दिया गया। यहां पे भी उन्होंने करप्शन के जो कुछ मामले थे उनको उजागर किया और बताया कि किस तरह से महंगे दाम के ऊपर जो सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हरियाणा सरकार को जो है वो दिए जा रहे हैं, यानी कि अगेन गवर्नमेंट के लॉसेस जो है वो यहां पे हो रहे हैं। इससे पहले कि ये अपना कार्यकाल पूरा करते, इनका फिर से ट्रांसफर हो गया। फिर उसके बाद बहुत सारी जो है वो इनको और बहुत सारी पोस्टिंग्स वगैरह जो है वो मिलती हैं, और उसी के अंदर जो है वो आपके पास एक और पोस्टिंग थी जो कि हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अंदर थी, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पे भी ये करप्शन के मैटर्स के ऊपर जो है वो लिखते हैं, और इवेंचुअली यहाँ पे भी इनको ट्रांसफर दिया जाता है और इनके अगेंस्ट एफआईआर भी रजिस्टर की जाती है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब एक तरफ ये करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और इन्हीं के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज कर दी जाती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की, लेकिन इवेंचुअली आगे चल के ये एफआईआर भी जो है वो बेबुनियाद निकलती है। 2012 तक ऐसे ही इनकी जो है वो पोस्टिंग्स चलती रही हैं। 2012 के अंदर रॉबर्ट वाड्रा केस, और रॉबर्ट वाड्रा केस के बाद इनको ब्यूरोक्रेसी के अंदर बिल्कुल साइडलाइन करना शुरू कर दिया जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये होते हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 घंटे का काम दिया जाता है कि सिर्फ आप इतना ही काम कीजिए ताकि ये डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो ज़्यादा हस्तक्षेप ना कर सके, क्योंकि अगर हस्तक्षेप करेंगे तो पुरानी जो है वो फाइल्स को दोबारा से खंगालना शुरू कर देंगे। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर भी इनकी पोस्टिंग्स होती हैं, लेकिन वहाँ पे भी यही हाल रहता है, इनसे जो है वो काम नहीं करवाया जाता, काम दिया ही नहीं जाता, बिल्कुल जो है वो साइडलाइन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद इनका अपना तरीका था जिसको हम खेमकाज वे कहते हैं, अपना तरीका था इन सारी चीज़ों को हैंडल करने का।
उसके अंदर 3 चीजें थी। पहला काम, जो फॉर्मल चैनल्स हैं उनको यूटिलाइज करो। अगर आपको करप्शन दिखाई देती है तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही फॉर्मल चैनल्स बनाए गए हैं जिसके कि अंदर आप लेटर्स लिख सकते हो, पिटीशंस फाइल कर सकते हो जो गलत लोग हैं उनके लिए। अगर फिर भी काम ना बने तो फिर अगला एक लीगल कोर्स लीजिए। द कोर्ट्स आर ओपन फॉर यू। आप हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, और उसी के साथ साथ पब्लिक ओपिनियनिंग भी बनाइए। एक्स के ऊपर, जो कि पहले उस वक्त ट्विटर हुआ करता था, आजकल एक्स है, उसके ऊपर लिखते रहिए ताकि पब्लिक ओपिनियन जो है वो भी, जो कि एंटी करप्शन वाला है, उसको भी नर्चर किया जा सके। दिस वाज द खेमकाज वे, और उन्होंने इसी तरह से काम किया भी है। फॉर्मल चैनल्स बहुत बार उन्होंने अपनाए हैं, बहुत बार सीएम को लिखा है, बहुत बार जो है वो स्टेट सेक्रेटरीज को उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं, और उन्होंने चिट्ठियां लिख के फॉर्मली ये उन्होंने बताया है कि इन लोगों के ऊपर मुझे करप्शन के शक हैं। जब वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर भी थे तब भी उन्होंने चिट्ठियां लिखी कि किस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के अंदर वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। तो इस तरह से बहुत बार इन्होंने फॉर्मल चैनल्स को यूटिलाइज किया है। फिर उसके बाद जब इनके जो PARs होते हैं, अप्रेजल्स होते हैं, जो कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं कि आपके पीयर्स आपके लिए लिखते हैं, तो इनके जो है वो बहुत बार एडवर्स PARs जो है वो लिखे जाते थे। इनके खिलाफ गलत बातें जो है वो इनके अप्रेजल्स के अंदर जो है वो लिखी जाती थी। तो उसके खिलाफ ये बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहे हैं, और उसके बाद जो है वो बहुत बार ही वॉज वेरी एक्टिव ऑन एक्स, वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2019 के अंदर जब इनका ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर के टाइम के ऊपर ये एक्स के ऊपर लिखते हैं दैट द प्राइस ऑफ ऑनेस्टी इज द ह्यूमिलेशन। ठीक है, जब आप मीडिया के अंदर आके खुल के कोई भी ऐसी बात करते हो, कोई भी ऐसी चीज बोलते हो, तो इवेंचुअली मीडिया उन चीजों को डिस्कस करती है। खास करके करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर मीडिया डिस्कशन करना चाहती है। तो बहुत बार इन्होंने पब्लिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज किया है ताकि करप्शन के अगेंस्ट जो है वो लड़ा जा सके। एंड बेसिकली इट टेल्स अस कि व्हाट काइंड ऑफ कन्विक्शन ही हैड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका ही एक कोट है, उन्होंने कहा था दैट करप्शन इट हर्ट्स माई सोल, और उसी के लिए, उसी को मिटाने के लिए और अपनी जॉब के अंदर और ज्यादा एफिशिएंसी लाने के लिए उन्होंने लॉ की भी डिग्री की और उसी के साथ साथ उन्होंने इकोनॉमिक्स की भी डिग्री जो है वो परस्यू की, ताकि करप्शन को जड़ से मिटाया जा सके, ताकि वो देश के लिए, स्टेट के लिए एक अच्छा एसेट बन सके। सो नॉट ओनली ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द करप्शन बट ऑल्सो ही वॉज पॉलिशिंग हिमसेल्फ टू बिकम अ गुड एसेट फॉर द स्टेट। बहुत बार उन्होंने इवन सीएम खट्टर को भी उन्होंने जो है वो इन चीजों के बारे में लिखा था कि उनकी जो सही पोजीशन है वो विजिलेंस के अंदर है, उनको इस आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह से निकाल के विजिलेंस में आप लेके आइए अगर आप चाहते हैं कि देश का सच में भला हो सके। लेकिन इवेंचुअली उनकी पोस्टिंग जो है वो वहां पे नहीं हुई। तो अशोक खेमका साहब कुछ ऐसे थे कि हमेशा सीधे खड़े रहे चाहे कोई भी आंधी आई, और अपने तरीके थे उनके काम करने के, जो कि ऑब्वियसली कई बार जो है वो क्रिटिसिज्म का भी हिस्सा बनते हैं। कई कहते हैं कि जब वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आते हैं तो इतनी सख्ताई से जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसको अप्लाई किया जाता है, उसको जो है वो पंप किया जाता है कि पूरे के पूरे जो ट्रकर्स हैं वो स्ट्राइक के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन ये उनका तरीका था, जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं,
और आपको रूल्स के लिए अबाइड करना पड़ेगा, आपको रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।